क्या आदमी है ये? दूसरों के मर्द दफ्तर में जाके सोते हैं और रात को घर में आकर जागते हैं। न जाने मेरे मर्द को क्या बीमारी है, घर में घुसते ही सो जाता है, खाने में पराठे और लेटते ही खर्राटे। कहाँ चली, कहाँ जा रही है तू? जहाँ से मुझे बुलावा आ रहा है। कहाँ से बुलावा आ रहा है? मुरली की मधुर तान मेरे कान में तूफान मचा रही है। वो शैतान कालिया मर्दान नहीं जाएगी तू। मैं जरूर जाऊंगी। नहीं जाएगी तू। मैं जरूर जाऊंगी। तुम जैसे बेसुरे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से तो अच्छा है कि किसी संगीतकार के चरणों में बैठकर मुक्ति पाली जाए। मुक्ति? तुझे मेरी शक्ति नहीं मालूम। ज्यादा बकवास की तो मैं उसकी अर्थी निकाल दूंगा। चुपचाप चादर की तरह पलंग पर फैल जा। मुझे बाकारा के पास जाने दो ना। बाकारा नहीं, बकरा नहीं, कुछ नहीं। बस मैं गुड मॉर्निंग सर। मेरा बेटा मर गया है, उसके क्रियाक्रम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ी मदद कीजिए। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मजबूरी है। तो मैं क्या करूं? 20 रुपए दे तो 10 रुपए दीजिए चले। आई एम सॉरी। 5 रुपए मिल जाए तो सिर्फ 2 रुपए। दो। दादाजी, मम्मी, आज है ना मेरे स्कूल के पास दादाजी। छी। मेरे बेटे के मरते ही इस घर से इज्जत और शराफत भी उठ गई। हे भगवान, जवान और कुंवारी लड़की का ऐसा शर्मनाक बर्ताव। किसकी बात कर रहे हो? अरे और किसी की बात होती तो मैं क्यों फिक्र करता। ये तुम्हारी लाडली पोती बीच बाजार में एक लड़के के साथ इश्क कर रही थी। क्यों झूठ बोल रहे हैं दादाजी? झूठ? तो सच क्या है तू ही बता दे। तू चौक में उस बिल्ली आंखों वाले लड़के के साथ मस्ती नहीं कर रही थी? दादाजी, इस उम्र में झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ज्योति, बड़ों के साथ इस तरह पेश आते हैं? बदतमीज, नालायक, आप हटिए बाजी। आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। मम्मी, मैंने कोई गलती नहीं की। मेरे स्कूल के पास दादाजी लोगों से भीख मांगते हुए कह रहे थे मेरा बेटा मर गया है, उसके क्रियाक्रम के लिए मुझे पैसे दे दो। और इस डर से कि मैं ये बात तुम्हें बताना दूं, उन्होंने खुद को बचाने के लिए मुझ पे पहले ही ये झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ज्योति, मम्मी, चुप हो जाओ बेटी। बाबूजी, अगर आप जेब खर्च के लिए अपनी बहू से पैसे मांगना अपनी बेइज्जती समझते हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि अपने मरहूम बेटे के नाम पर सड़कों पर भीख मांगना सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सारे खानदान की बेइज्जती है। क्यों जी, तुम भीख मांगते हो? आज मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा मर गया, रो रही हूँ इसलिए कि अब तक तुम जिंदा हो।
महेंद्र बाबू, अरे ये क्या, तुम यहाँ चले आए? मैं जनता का जबरदस्त जुलूस लेके तुम्हारे स्वागत के लिए सेंट्रल जेल गया था और तुम यहाँ चले आए। खैर कोई बात नहीं, माला कहाँ है? लाओ, स्वागतम। क्यों चौरंगी लाल दो मुखिया, क्या बात है? वही पुरानी बात। उस रोज जब मैंने महेंद्रनाथ की बेटी का हाथ अपने भाई के लिए मांगा था तो तुमने इनकार कर दिया था। आज वही आवाज में महेंद्रनाथ के कानों तक पहुंचाने आया हूं। तो ये है इनके आने का मकसद। बड़े भैया ने जो कह दिया समझ लो वो मैंने कह दिया। चौरंगी लाल, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि तुम इस किस्से को भूल जाओ। कोशिश तो बहुत की लेकिन ये बात दिल की दीवार पर उद्घाटन के पत्थर की तरह खुद की रह गई है, भुलाई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जब दो शरीफ आदमी अलग होते हैं तो बड़ी आसानी से दोनों अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब दो बुरे आदमी अलग होते हैं तो सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए कब्रें खोदते रह जाते हैं। तुमने हमारे लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें से हम आसानी से बचकर बाहर निकल आए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि झांसी रानी को खून के बारे में बताकर भड़काने वाले बड़े आदमी आप ही थे। नहीं महाप्रभु, मैंने तो उसी दिन से अपने होश लिए थे, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तो उस दिन से मुंह भी नहीं खोला। कैलाशनाथ, बोलो। मैं वो हूं जिसने मर्डर्स कराए, दंगे फसाद कराए। जब उनसे नियत भर गई तो राजनीति में चला है। मैंने 17 घाट का पानी पिया है, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। अगर मैं तुम्हें भड़का भी दूं चौरंगी, तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा? हाँ? तो वो कागज जिस पर तुमने और चंद्रशेखर ने दस्तखत किए थे वो कहाँ है, कुछ मालूम? सन्यासी राजा उन कागजों को कब का फाड़ चुका है। नहीं प्यारे, सन्यासी राजा उन कागजों को मेरे हाथों 50,000 में बेच चुका है। हाँ? मुंह मत खोलो, मैं तुम्हारी अतड़ियों की लंबाई पहले ही नाप चुका हूँ। तुम उन कागजात का क्या करोगे? सन्यासी राजा जेल में है, ये तुम्हें मालूम है, और हम ये कागजात झांसी रानी को दे देंगे, ये भी तुम्हें मालूम है। सन्यासी गवाही ना दे तब भी वो कागजात तुम्हें फांसी पर लटकाने के लिए काफी है, ये भी तुम्हें मालूम है। अब कहो। भाई चौरंगी लाल जी, समझ लीजिए ये आपके पाँव हैं। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ चौरंगी लाल जी। पैर नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी भतीजे का हाथ चाहिए। जरूर जरूर, आपके भाई के साथ ही मेरी भतीजी की शादी होगी। क्यों भैया? जो आपकी मर्जी। हाँ, ये हुई ना बात। तो चलो इसी बात पर एक गिलास बियर हो जाए। और बियर, आई एम ऑलवेज रेडी माय डियर। तुम खड़ा रहो। तुम चिंता मत करो रेनू, मेरे होते हुए शादी कभी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे डैडी और अंकल को ऐसा धोखा दूंगा कि शादी तो होगी, मगर दूल्हा विक्रम नहीं, ये रवि होगा। ओके? ओके। नमस्ते सर। तुम कैसे आना हुआ? सर, फैक्ट्री में आधे से ज्यादा मजदूर काम पर नहीं आते हैं, इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया। तो क्या करूं, फैक्ट्री बंद कर दूं? ऐसी बात नहीं है सर, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मैं बिना किसी शर्त के फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को काम पर लाने का तरीका बता सकता हूँ। बिना किसी शर्त के? हाँ सर। वो कैसे? पहले आप मुझे वचन दीजिए। ओके, बात क्या है? सर मैं एक मुसलमान लड़की से प्यार करता हूँ, जिसके माँ बाप हमारी शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। अगर आप बड़े बनकर हमारी शादी करवा दे तो। लड़की बालिग तो है ना? हाँ सर। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी मौजूदगी में शादी करवाऊंगा, देखता हूँ कौन आड़े आता है। मगर सर मैं अभी मजदूर बुलाता हूँ सर। प्रोसीड। हाँ?